हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स और क्लास 10। टॉपिक चल रहा है अर्थमेटिक एंड प्रोग्रेशन। आज हम लेकर आए हैं पार्ट नंबर 13। पार्ट नंबर 12 में हमने एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चन किए थे, या ये कहेंगे कुछ क्वेश्चन रह गए थे एक्सरसाइज 5.3 के। क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने कर लिया था, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं a spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm and 2 cm as shown in figure। इसका डायग्राम हमको बना करके बताया गया है। 5.4 कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल बनाया गया। पहले तो आप समझ लीजिए स्पाइरल का क्या मतलब होता है। इस शेप को हम स्पाइरल बोलते हैं। इस तरह से एक स्पाइरल बनाया गया है, लेकिन स्पाइरल किस तरह से बनाया जा रहा है, इसमें दो सेंटर्स लिए गए हैं। एक है सेंटर ए और एक है सेंटर बी। एक ए है और एक बी है। एक बार सेंटर ए को लेकर के सेमी सर्किल बनाएंगे, एक बार सेंटर बी को लेकर के सेमी सर्किल्स बनाएंगे। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे। कहा गया है स्टार्टिंग विद द सेंटर ए। सेंटर ए से हमको स्टार्ट करना है। किस तरह से करना है, देखिए कह रहे हैं कि अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए। सेंटर ए को सेंटर लेकर के स्टार्ट करना है। ऑफ रेडियाई 0.5, सबसे पहले हमें रेडियाई कितनी लेनी है, 0.5 लेनी है। ए को सेंटर लेकर के 0.5 सेंटीमीटर आपने रेडियस ली और इसका एक सेमी सर्किल आपने बनाया इस तरह से। ठीक है, ए को सेंटर लिया और एक सेमी सर्किल आपने बना दिया इस तरह से। ए और बी के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है, 0.5 है। उसके बाद आप क्या करेंगे, बी को सेंटर लेंगे। बी को सेंटर लेंगे और रेडियस इस बार कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। जब हम बी को सेंटर लेंगे और 1 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी, तो यानी कि स्पाइरल यहीं से स्टार्ट होगा इस तरह से और यहाँ पर जाकर खत्म होगा। बी को सेंटर लेंगे और 1 सेंटीमीटर रेडियस का इस तरह से स्पाइरल बनाएंगे, यानी कि सेमी सर्किल बनाएंगे। सॉरी, बी को सेंटर ले लिया। अब की बार हम क्या करेंगे, ए को सेंटर ले लेंगे। अब क्योंकि देखिए ये कितना है, 0.5 है, और बी को सेंटर लेकर के जो आपने इतनी रेडियस ली है, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसे। आप ध्यान दीजिए, बी को सेंटर लेंगे और इस बार रेडियस कितनी लेंगे, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इधर भी जाएगा ये इस तरह से सेमी सर्किल बनेगा। ठीक है, इस बार ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि बी को सेंटर लेकर के जो रेडियस हमने ली है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस जो है वो कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर। अब इस बार फिर से नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, ए को सेंटर लेंगे और रेडियस इस बार कितनी कर देंगे, 1.5। अगर 1.5 रेडियस करेंगे तो ये है 0.5 और ये है 1, यानी कि यहाँ पर हमारा सेंटर है और 1.5 सेंटीमीटर की रेडियस है, और इस तरह से आप सेमी सर्किल बनाएंगे। तो ये डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये है हमारे पास 0.5, यानी कि टोटल यहाँ से 1.5 हो जाएगी। फिर से हम बी को सेंटर लेंगे और 1.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे एंड सो ऑन। इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से सेमी सर्किल लगातार बनाते जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक स्पाइरल शेप इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से स्पाइरल शेप जो है वो हमें राइट हैंड साइड में, सॉरी नेक्स्ट पेज पर बना करके बताया गया है। देखिए ए और बी को सेंटर लेकर के, पहले हमने ए को सेंटर लिया, सेमी सर्किल बनाया, फिर बी को सेंटर लिया, सेमी सर्किल बनाया। लेकिन हर बार जो हम सेमी सर्किल बना रहे हैं उसकी रेडियस जो है वो 0.5 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रही है। पहली बार ए को सेंटर लेकर के 0.5 सेंटीमीटर का सेमी सर्किल बनाया, फिर बी को सेंटर लेकर के 1 सेंटीमीटर रेडियस का सेमी सर्किल बनाया, फिर से ए को सेंटर लेकर के 1.5 सेंटीमीटर का सेमी सर्किल, फिर बी को सेंटर लेकर के 2 सेंटीमीटर रेडियस का सेमी सर्किल बनाया एंड सो ऑन। तो इस तरह से क्या बन रहा है, एक स्पाइरल शेप बन रहा है। हमको बताना क्या है, बताना है टोटल लेंथ। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। ऐसे कितने सेमी सर्कल्स लिए गए, 13। ये पहले एक सेमी सर्कल ये लिया गया, फिर ये दूसरा सेमी सर्किल, फिर ये तीसरा सेमी सर्किल, फिर ये चौथा सेमी सर्किल एंड सो ऑन। ऐसे कितने सेमी सर्कल्स लिए गए हैं, टोटल 13 सेमी सर्कल्स लिए गए हैं। और हमें बताना क्या है, इसकी टोटल लेंथ बतानी है। जरा समझिए, टोटल लेंथ अगर हमें निकालनी होगी
तो जो सर्किल होता है, सर्किल, अगर सर्किल की रेडियस जो है वो r है, सर्किल की रेडियस कितनी है, अगर r है तो इसकी सर्किल, अगर सर्किल की रेडियस मैं r ले रहा हूँ, रेडियस r ले रहा हूँ, तो ये जो अपर सेमी सर्किल है इसकी जो बाउंड्री होगी, ये बाउंड्री इनकी ये कितनी हो जाएगी, पाई r होगी, है ना। ये जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, पाई r आएगी। इस सेमी सर्किल में अगर हम इसकी बाउंड्री की लेंथ देखें तो वो कितनी आएगी, पाई r, क्योंकि टोटल सरकमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई r। तो अब हमें ये पता चल गया है कि सरकमफेरेंस वाली जो सेमी सर्किल है उसकी बाउंड्री की लेंथ, ये वाली जो बाउंड्री है इसकी लेंथ कितनी होगी, पाई r। अब r सपोज यहाँ पर रेडियस क्या है, r1 है, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, पाई r1 हो जाएगी। इसी तरह से ये जो सेमी सर्किल बना है, इस सेमी सर्किल में इस बाउंड्री की यानी कि इस r की अगर हम लंबाई देखें, लेंथ देखें, तो ये कितनी हो जाएगी, पाई r2। यहाँ पर r2 क्या है, r2 इस सेमी सर्किल की जो है वो रेडियस है। इसी तरह से फिर से ये वाला जो सेमी सर्किल बना है इसकी रेडियस जो है वो कितनी होगी, इसकी जो बाउंड्री है यानी कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, पाई r3। r3 क्या है, इसकी रेडियस है। अब बात करें रेडियस की, तो अगर जो सबसे पहले सेमी सर्किल मैंने लिया था, सबसे पहला सेमी सर्किल जो लिया था उसकी रेडियस कितनी है, 0.5। तो क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, पाई r1, तो r1 कितना है यहाँ पे 0.5, तो आप ये कहेंगे पाई इंटू 0.5। जो दूसरा सर्किल है, सेमी सर्किल है, इसकी जो लेंथ है, ये जो आर्क लेंथ है ये कितनी है, पाई r2, और यहाँ पर जो इसकी रेडियस है r2 वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पाई इंटू 1। इसी तरह से जो नेक्स्ट वाला सेमी सर्किल है इसमें जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी, पाई इंटू, रेडियस हर बार 0.5 बढ़ती जा रही है। देखिए यहाँ पर रेडियस 0.5 थी, यहाँ पर रेडियस 1 हो गई, तो इसमें रेडियस कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट में क्या हो जाएगी, रेडियस पाई इंटू रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, एंड सो ऑन। इस तरह से हर सेमी सर्किल की लेंथ हम निकाल करके अगर सबको ऐड करें तो इस टोटल स्पाइरल की लेंथ जो है हमारे पास आ जाएगी। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इस डायग्राम को मैं मिटा रहा हूँ और फिर इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाता हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ, कैलकुलेशन के लिए जगह नहीं बची है यहाँ पर। तो रेडियस पहले तो मैं लिख लेता हूँ, कॉन्सेक्यूटिव रेडियस, रेडियाई, कॉन्सेक्यूटिव रेडियाई ऑफ द सेमी सर्कल्स, सेमी सर्कल्स आर एज फॉलोज। क्या क्या रेडियस थी, सबसे पहले थी 0.5 सेंटीमीटर, फिर कितनी थी 1 सेंटीमीटर, फिर कितनी थी 1.5 सेंटीमीटर, एंड सो ऑन। ऐसे करके हमने रेडियस ली थी। तो लेंथ ऑफ दी सेमी सर्कल जो है वो लेंथ ऑफ दी सेमी सर्कुलर आर्क, देयरफॉर लेंथ ऑफ दी सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क्स will be, लेंथ ऑफ दी सेमी सर्कुलर आर्क कितनी होती है, पाई r होती है। तो पाई इंटू r मतलब फर्स्ट के लिए कितना हो जाएगा, 0.5, सेकंड वाले के लिए कितनी हो जाएगी, पाई इंटू 1 सेंटीमीटर, थर्ड वाले के लिए कितनी हो जाएगी, पाई इंटू 1.5, एंड सो ऑन। तो अगर मुझे टोटल लेंथ ऑफ दी स्पाइरल चाहिए तो ये जितने भी सेमी सर्कुलर आर्क्स हैं इन सबको मुझे ऐड करना होगा। देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ दी स्पाइरल, टोटल लेंथ ऑफ दी स्पाइरल इज, कितना होगा, इन सबको मैं ऐड करूंगा, यानी पाई इंटू 0.5 प्लस पाई इंटू 1 सेंटीमीटर प्लस पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर, एंड सो ऑन, इस तरह से। और ऐसे कितने टर्म्स हैं, ऐसे कितने स्पाइरल मुझे लेने थे, कितने सेमी सर्कल्स लेने थे, तो हमसे कहा गया था 13 अप टू 13 सेमी सर्कल्स। इस मीन्स ऐसे कितने टर्म्स आएंगे, 13 टर्म्स आएंगे, 13 टर्म्स आएंगे। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 0.5 पाई है, ये 1 पाई है, ये 1.5 एंड सो ऑन, ऐसे कितने टर्म्स हैं, 13 टर्म्स हैं। तो ये एक एपी है, और अगर मैं डिफरेंस देखूं तो हर बार डिफरेंस जो है वो कितने का आ रहा है, 0.5 पाई का आ रहा है। या आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं सभी में से पाई कॉमन ले लूँ, इसमें से इन सारे टर्म्स में से अगर मैं पाई कॉमन ले लूँ
सभी में से मैं पाई कॉमन ले लूँ तो मेरे पास जो टोटल लेंथ आ रही है पाई मैंने जब कॉमन लिया तो अंडर ब्रैकेट मेरे पास क्या बचेगा, ये 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस सो ऑन। इस तरह से कितने टर्म्स जाएंगे यहाँ पर, 13 टर्म्स तक, 13 अप टू 13 टर्म। ये जो ब्रैकेट के अंदर जो मैंने सीरीज लिखी हुई है आप इसे ध्यान से देखिए, ये पाई से कोई मतलब नहीं, पाई तो बाहर कॉमन आ गया, लेकिन जो सीरीज ब्रैकेट के अंदर चल रही है ये एक एपी है ना, 0.5 1 1.5 सभी में 0.5 का डिफरेंस है। तो अगर मैं इस एपी की बात करूं तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 0.5 है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 1 माइनस 0.5 यानी कि वो भी 0.5 है। तो इसका मुझे सम निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए पाई तो मैं अलग रखूंगा, इसका सम निकालने का क्या फॉर्मूला है, सम का मतलब होता है n/2 और n यहाँ पर कितना है 13, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 13 डिवाइड बाई 2। उसके बाद क्या होता है 2a, तो 2 इंटू a मतलब फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितना है 0.5 और प्लस n माइनस 1, n मतलब नंबर ऑफ टर्म, और नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर कितने हैं 13 माइनस 1 इंटू d मतलब कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है 1, फर्स्ट टर्म है 0.5, 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5। ठीक है भाई, और इन ब्रैकेट्स को क्लोज करके इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करिए और देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि पाई की वैल्यू मुझे कितनी लेनी है, 22/7 लेनी है। तो 22/7 मैं यहाँ पर पुट कर लूँगा 22/7, बाकी ये कितना है 13/2, 2 इंटू 0.5, 2 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 1 प्लस 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा 12, 12 इंटू 0.5, 12 इंटू 0.5, देखिए 0.5 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 5 60 यानी कि हो जाएगा 6, ये हो गया 6 प्लस 1 7। तो हमारे पास आ गया 22/7 इंटू ये क्या है 13/2 इंटू ये क्या हो गया मेरे पास, देखिए ये हो गया 6 और प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, सिंप्लीफाई करिए, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल किया, 11 इंटू 13, बाकी सब कैंसिल हो गया, तो 11 इंटू 13 यानी कि 143 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस हमने कितने किसमें ली थी, सेंटीमीटर में ली थी। इट मीन्स इस स्पाइरल की अगर मैं 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कुलर आर्क लूँगा तो इस स्पाइरल की जो टोटल लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 143 सेंटीमीटर आएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। आप अपनी बुक अपने साथ रखिए तो क्वेश्चन को समझने में आसानी रहेगी। कह रहे हैं 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन अ फॉलोइंग मैनर। 200 लॉग्स का मतलब होता है लकड़ी के बड़े बड़े मतलब इसमें कैसे लट्ठे, बड़े बड़े टुकड़े लकड़ी के, इस तरह से रखे गए हैं। 20 लॉग्स इन अ बॉटम रो, सबसे नीचे वाली रो में कितने लॉग्स रखे गए हैं 20, एंड 19 इन द नेक्स्ट रो, और उसके ऊपर जो रो है उसमें कितने रखे गए 19, 18 इन द नेक्स्ट, और उसके ऊपर जो रो है यानी कि जो थर्ड रो है उसमें कितने रखे गए 18 एंड सो ऑन। इसी तरह से ऊपर तक जो है वो लॉग्स रखे गए हैं। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स आर प्लेस्ड इन द टॉप रो। कह रहे हैं ऐसी कितनी रो लगेंगी 200 लॉग्स को प्लेस करने के लिए, और हाउ मैनी लॉग्स इन द टॉप रो, और टॉप रो में टोटल कितने लॉग्स होंगे ये हमको बताना है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। कह रहे हैं कि सबसे पहले हमने बॉटम रो जो सबसे लोएस्ट रो थी उसमें इस तरह से कितने लॉग रखे गए हैं, ये 20 लॉग है। काउंट नहीं करिएगा, मैं पूरे 20 बना ही रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मैंने कितने लॉग रख दिए हैं 20। इसके ऊपर वाली जो रो है उसमें मैंने कितने लॉग रखे हैं, यहाँ पर मैंने इसमें रखे हैं 19 लॉग। इसके ऊपर जो रो है उसमें कितने लॉग रखे हैं, उसमें रखे हैं 18 लॉग, यानी कि एक एक करके लॉग को मैं कम करता जा रहा हूँ। और ऐसे टोटल मेरे पास लॉग हैं कितने, टोटल लॉग्स हैं मेरे पास 200। तो कह रहे हैं कि टोटल 200 लॉग अगर मैं इस तरह से एक एक कम करके प्लेस करूँगा, हर रो में एक लॉग जो है वो कम करते हुए ऊपर तक प्लेस करूँगा, तो टोटल कितनी रो बनेगी 200 लॉग्स को प्लेस करने के लिए। और फिर मुझे ये भी बताना है कि जो लास्ट रो है यानी कि जो टॉप रो है उसमें टोटल नंबर ऑफ लॉग्स जो है वो कितने होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस there are 200 logs in total,
total 200 logs. First row has 20 logs. Second row has 19 logs. Third row has 18 logs and so on. इस तरह से लिखा जाए। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, ऐसी कितनी रो हैं? सपोज ऐसी n रोज है। लेट n रोज इज रिक्वायर्ड, ऊपर मैं लिख लेता हूं इसी क्या दिया, लेट n रोज टू बी required to place total 200 logs। हमने सपोज किया है कि ऐसी कितनी रो रिक्वायर्ड होगी, n रोज रिक्वायर्ड होगी सभी 200 लॉग्स को प्लेस करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस तरह से ऐड कर रहा हूँ तो सबसे पहले बॉटम रो में कितने लॉग्स थे? 20 लॉग। उसके बाद नेक्स्ट रो में कितने थे? 19। उसके बाद कितने थे? 18 एंड सो ऑन। ऐसे मैंने कितनी रोज लेनी है? n रोज लेनी है, यानी कि ऐसे n टर्म्स मैंने लेनी है। तो अगर मैं इन सब का सम करूंगा तो वो टोटल किसके इक्वल होगा? 200 के इक्वल होगा। भाई सबसे पहली वाली जो रो थी, जो बॉटम रो थी, उसमें कितने लॉग्स थे? 20। उसके ऊपर वाली रो में 19, उसके ऊपर वाली में 18 एंड सो ऑन। ऐसी कितनी टोटल रोज हमने चाहिए है? n रोज हमने ले लिया है ना। कि ऐसी n रोज लेने से क्या होगा? टोटल 200 लॉग जो है वो अरेंज हो जाएंगे। तो अगर ऐसी n रोज मैं लेता हूँ तो ये टोटल 200 हो जाते हैं, यानी इन सबका सम किसके इक्वल होगा? 200 लॉग्स के इक्वल होगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू निकाल लेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है, तो इसे हम देख रहे हैं तो ये क्या है? ये तो एक AP फॉर्म हो रही है और इस AP में A जो है वो कितना है? 20 है। और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो D है वो कितना है? एक टर्म कम हो रहा है। भाई 19 माइनस 20 कितना आ जाएगा? -1। D जो है वो यहाँ पर कितना है? -1 है। और नंबर ऑफ टर्म मुझे निकालने हैं n, और जो सम दिया हुआ है, सम कितने टर्म्स लिए हुए हैं हमने? n, और इन सभी n टर्म्स का जो सम हमें दिया हुआ है वो कितना है? 200। तो हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे और n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए करते हैं। Sn क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn की वैल्यू क्या है? रख दीजिए। Sn की वैल्यू है 200। यहाँ पर मैं रखूंगा 200 इज इक्वल n/2। n की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। n/2 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू कितनी है? -1। सिंप्लीफाई करिए इसको। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे ऊपर से थोड़ा सा मिटाना होगा। 200 इज इक्वल्स n/2, ये कितना हो गया? 2 इंटू 20 40, -1 से n की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा -n, और -1 से हो जाएगी, ये हो जाएगा +1। तो ये हो जाएगा 40 + 1 41 -n। ठीक है। 2 की मैं चाहूँ तो इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 400 इज इक्वल्स n मल्टीप्लाई 41 -n। अगर मैं n के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाता है 41n -n²। इधर लेफ्ट में कितना है? 400। इन सब को मैं लेफ्ट में ले आता हूँ तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी n में, और उसे सॉल्व करके मैं n कैलकुलेट करूँगा। तो n² और 41n लेफ्ट में ले आइए, तो ये n² प्लस हो जाएगा, ये 41n माइनस हो जाएगा, और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इस 41n को या तो आप ब्रेक करके इस तरह से फैक्टर कर लीजिए कि प्रोडक्ट जो है वो 400 आ जाए, और या फिर आप सीधराचार यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। तो मेरे ख्याल से 25 + 16 जो होता है वो 41 हो जाता है, और 25 × 16 कितना हो जाएगा? 25 4 द 100 होता है, और 100 4 द 400 आ जाएगा, यानी 25 और 16 जो है इसके फैक्टर हो जाएंगे। 25 + 16 41 हो जाएगा, 25 × 16 कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा।
तो मैं इसको लिख सकता हूँ एन स्क्वायर माइनस 41n को लिख सकता हूँ 25n और माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे n कॉमन मिल रहा है, इसलिए मैं ले लूँगा इसे n माइनस 25 और यहाँ से मैं माइनस का 16 कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। n माइनस 16 मैं कॉमन ले लूँगा, n माइनस 25 मैं कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास बचेगा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। n की दो वैल्यूज यहाँ पर आ रही हैं, एक आ रही है 25 और एक आ रही है 16। ठीक है, n की एक वैल्यू 25 और एक वैल्यू 16, दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू हैं तो दोनों ही पॉसिबल है। लेकिन इस क्वेश्चन में कौन सी सही है भाई? n की वैल्यू 16 भी आ गई, 25 भी आ गई। हमसे पूछा गया था ना कितनी रो लगेगी, तो अब मेरा आंसर क्या आ रहा है 16 रो लगेगी और मेरा ही आंसर आ रहा है 25 रो लगेगी। तो इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो अगर मैं 16 टर्म्स का सम निकालूंगा वो भी 200 आएगा, 25 टर्म्स का सम निकालूंगा वो भी 200 आएगा। जरा 16 टर्म निकाल के देखते हैं इस एपी के लिए। भाई इस एपी जो अभी मैंने एपी लिखी थी आपको ध्यान है वो एपी क्या थी? उसमें फर्स्ट टर्म क्या था 20, उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या था 19, उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या था 18 एंड सो ऑन। इस तरह की एपी चल रही थी और मैंने निकाला है कि इसमें 16 और 18 दोनों हो सकते हैं। जरा इस एपी के लिए 16 टर्म यानी कि ये 16 कैलकुलेट करके देखिए तो ये 16 कितना आएगा? a प्लस 15d, a प्लस 15d। तो a यहाँ पर कितना है 20 प्लस 15 इंटू डी, 15 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -1, तो 20 इंटू 15 इंटू -1 माइनस 15, तो 20 माइनस 15 कितना आ गया 5, 20 माइनस 15 कितना आ गया 5, यानी कि 16th टर्म जो है 16th टर्म जो है वो 5 है। तो अगर n यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो रोज है वो 16 मैं ले रहा हूँ, तो जो 16 रोज आएगी उसमें कितने टर्म होंगे, उसमें कितने लॉग्स होंगे? 5 लॉग्स होंगे। यानी कि मैं ये बता रहा हूँ कि 16th अगर इसमें रोज हैं तो 16th रोज में टोटल लॉग कितने होंगे? 5 होंगे। ठीक, लेकिन अगर मेरा आंसर 25 है, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी 25 रोज हैं, तो ज़रा a25 भी निकाल कर देखते हैं। a25 मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। इसी एपी के लिए अगर मैं a25 निकालता हूँ, a25, तो a25 का क्या मतलब हो जाएगा? a प्लस 24d। ध्यान दीजिए a मेरे पास कितना है 20 प्लस 24 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -1, तो 24 माइनस 1 माइनस 24 इज इक्वल टू -4, यानी कि 25th रो में -4 लॉग होंगे और ये पॉसिबल नहीं है। भाई सबसे बॉटम रो में मेरे पास जो फर्स्ट रो थी, जो बॉटम रो थी उसमें लॉग्स कितने थे? 20 थे। उसके बाद लॉग कितने थे? 19, फिर 18, फिर 17। इस तरह से मैं घटाते हुए ऊपर तक लॉग लाया था। तो 16th रो तक जब मैं आया तो 16th रो में मेरे पास लॉग्स कितने हो गए थे? 5 लॉग्स हो गए थे और इन सब का सम जो है वो कितना आ रहा था? 200 आ रहा था। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर और जाऊँगा, 16 के बाद 17 पर जाऊँगा तो 4 लॉग्स, उसके बाद 18 पर जाऊंगा तो 3, 19 पर जाऊंगा 2 और 20 पर जाऊंगा तो एक भी लॉग मेरे पास नहीं बचेगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा और ऊपर जाऊंगा तो माइनस में लॉग हो जाएंगे। अब इसी तरह से माइनस में लॉग अगर मैं ले जाऊंगा तो माइनस में लॉग होने का क्या मतलब? अगर मैं कहूँ कि एक रो है उसमें -2 लॉग है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। हालांकि मैथमेटिकली अगर आप देखें तो 25 टर्म का सम भी 200 आएगा, क्योंकि आगे के टर्म जो है वो कैसे आने लगेंगे? निगेटिव आने लगेंगे। तो कुछ टर्म जो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इसलिए 25 टर्म का सम भी जो है वो 200 हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि मैं ऐसे लॉग्स के 25 एक स्टैक बनाऊं और उसमें 25 रो ले सकूं जिसमें ऊपर की टॉप की रो किसमें हो, कैसे हो, लॉग जो है उसमें माइनस में। देखिए माइनस में लॉग लेने का कोई मतलब नहीं होता है। इट मीन्स ये जो n25 है ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मेरा जो आंसर है वो n=16 है, यानी कि मैं ऐसी 16 रो ले सकता हूँ और जो सबसे टॉप रो होगी उसमें टोटल कितने लॉग्स होंगे? 5 लॉग्स होंगे। भाई ये क्वेश्चन इसीलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि लास्ट में यहाँ पर कंफ्यूजन है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि अगर आपके 2 आंसर आ रहे हैं तो जो दूसरा आंसर है n=25 वो पॉसिबल क्यों नहीं है, ऐसा आपसे पूछा भी जाता है। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर n=25 लेंगे तो 25th टर्म जो है वो क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि 25th रो जो है, जो टॉप वाली रो है उसमें -4 लॉग है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आइए करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट a straight point
which is 5 meter from the first potato and the other potato are placed 3 meter apart in a straight line। एक पोटैटो रेस हो रही है जिसमें एक बकेट रखी गई है, ये बकेट है, और जो पहला पोटैटो है वो इससे 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ पर पहला पोटैटो है वो कितनी डिस्टेंस पर है, 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, बकेट से 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। और इसके बाद सभी पोटैटो जो रखे गए हैं स्ट्रेट लाइन में रखे गए हैं और उनके बीच जो गैप है वो कितना है, 3 मीटर का है। 3 मीटर की डिस्टेंस पर जो है वो सभी पोटैटोज रख दिए गए हैं। ठीक है, अ कंप्लीटर देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, और ऐसे कितने पोटैटोज रखे गए हैं, 10 पोटैटोज रखे गए हैं टोटल। ठीक है, काउंट नहीं करिएगा, बहुत सारे बच्चे होते हैं गाँव वो गिनना शुरू कर देते कि भाई 10 नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे कितने पोटैटोज रखे गए हैं स्ट्रेट लाइन में, 10 पोटैटोज एक ही स्ट्रेट लाइन में रखे गए हैं। अ कंप्लीटर स्टार्ट फ्रॉम दी बकेट, कंप्लीटर जो है वो कहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगा, बकेट से स्टार्ट करेगा, यहाँ से। भाई ये कंप्लीटर है हमारा, ठीक है, गंजा है, चिंता मत करना। तो ये कंप्लीटर जो है वो बकेट से स्टार्ट करेगा। अ कंप्लीटर स्टार्ट फ्रॉम दी बकेट, यानी कि यहाँ पर खड़ा हुआ है, बकेट से स्टार्ट करेगा। स्टार्ट करने का मतलब अब कंप्लीटर को करना क्या है, जाना है, पोटैटो उठाना है, वापस आना है, बकेट में डालना है, फिर वापस जाना है, दूसरा पोटैटो उठाना है, वापस आना है, बकेट में डालना है। ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है। कह रहे हैं अ कंप्लीटर स्टार्ट फ्रॉम दी बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे करीब वाला उसे पोटैटो उठाना है, रन बैक विद इट, इसके साथ वापस लौटना है, ड्रॉप इट इन द बकेट, और बकेट में डाल देना है, रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, वापस दौड़ के जाना है, दूसरा पोटैटो उठाना है, रन टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन, और वापस बकेट तक वापस आना है और उसे ड्रॉप करना है। एंड शी कंटिन्यू इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटो आर इन द बकेट, और उसे ऐसा तब तक करना है जब तक कि सारे पोटैटो जो हैं वो बकेट के अंदर ना आ जाएं। ठीक है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंप्लीटर हैज टू रन, कंप्लीटर को टोटल कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। भाई क्वेश्चन समझ में आया या मैं दोबारा एक बार फिर से बता दूं। कह रहे हैं कंप्लीटर जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, कहाँ से स्टार्ट करेगा, बकेट से स्टार्ट करेगा और दौड़ कर जाएगा, और सबसे करीबी जो पोटैटो है, सबसे पहला पोटैटो यही वाला है ना 5 मीटर की डिस्टेंस पर, सबसे करीबी जो पोटैटो है वहाँ तक जाना है, उसको उठाना है, वापस आना है, बकेट में डालना है, फिर दौड़ के जाना है, जो सबसे करीबी पोटैटो है उसको उठाना है, दौड़ के वापस आना है, इसमें डालना है, फिर दौड़ के जाना है, तीसरा उठाना है, वापस आना है। इसी तरह से उसे कब तक करते रहना है, जब तक कि सारे पोटैटो कहाँ ना आ जाए, बकेट में ना आ जाए। ठीक है भाई, तो देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय द पोटैटो, जब पहला पोटैटो उठाने के लिए उसे यहाँ से चलना पड़ेगा, तो पोटैटो तक जाने के लिए उसे कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, 5 मीटर। 5 मीटर कवर करके जाएगा तब वो पोटैटो के पास पहुँचेगा, पिक करेगा, बकेट तक वापस आएगा, यानी कि 5 मीटर फिर वापस आएगा। तो पहला पोटैटो यहाँ डालने के लिए उसे टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ी, 5 × 2 यानी कि 10 मीटर। डालने के बाद वो फिर से दूसरे पोटैटो तक जाएगा, तो इस बार वो 5 मीटर + 3 मीटर कितना जाएगा, 8 मीटर, और फिर इसको वापस बकेट तक लेकर आएगा, यानी कि 8 मीटर वापस आएगा, यानी कि 8 × 2 16 मीटर। फिर तीसरे के लिए इसी तरह से कितना डिस्टेंस होगी, 5 + 3 + 3 यानी कि 11 मीटर जाएगा, 11 मीटर वापस आएगा, टोटल डिस्टेंस कवर करनी होगी 22 मीटर, एंड सो ऑन। ऐसे कितने पोटैटो से उठाने हैं, 10 पोटैटो उठाने हैं। तो इन सबको अगर मैं ऐड कर दूँ तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंप्लीटर, डायरेक्ट मैं इसको निकाल रहा हूँ, देखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंप्लीटर कितनी हो जाएगी, फर्स्ट पोटैटो के लिए कितना जाएगा, 5 × 2 प्लस सेकेंड पोटैटो के लिए कितना हो जाएगा, 5 + 3 8 × 2, थर्ड पोटैटो के लिए 5 + 3 + 3 11 × 2, फिर फोर्थ के लिए कितना हो जाएगा, 5 + 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा, 11 + 3 14 × 2, एंड सो ऑन। ऐसे कितने पोटैटो से उठाने, 10, यानी कि इसमें कितने टर्म्स होंगे, ऐसे 10 टर्म्स होंगे। अब जरा इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 5 × 2 का कितना हो गया, ये 10, ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 22, ये कितना हो गया 28, एंड सो ऑन। ऐसे कितने टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक AP है, इसका फर्स्ट टर्म कितना है, 10, ये चीज है AP।
अब अगर ये AP है तो AP को ऐड करने के लिए हमारे पास AP के सम का फार्मूला है SN, n कितना है 10, यहाँ पर 10 टर्म्स हैं, इनको ऐड कर देना है। तो SN का फार्मूला लगाओ और इसको ऐड कर दो। तो इसके लिए मैं ऊपर का ये डायग्राम मिटा देता हूँ और यहाँ पर आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इस AP में अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म A जो है वो कितना है 10 है और कॉमन डिफरेंस D जो है वो कितना है तो 16 माइनस 10 6 और नंबर ऑफ टर्म n कितने हैं यहाँ पर 10, ठीक है। तो SN का फार्मूला आप लगा दो। SN का फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी n/2, n कितना है 10/2 2a, a कितना है फर्स्ट टर्म कितना है 10 प्लस n माइनस 1, n कितना है 10 माइनस 1 इंटू d, d कितना है 6। सिंप्लीफाई करो 10/2 मतलब 5, 2 into 10 means 20, 10 minus 1 9, 9 into 6 54, 9 6 54, 54 plus 20 कितना हो गया 74 और 74 और 5 से हमें करनी है उसकी मल्टीप्लाई। तो 74 5 का कितना हो जाएगा 350 एंड 20 370 मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमें कितनी किस में बताई गई थी मीटर में, इसलिए जो टोटल डिस्टेंस कंप्लीटर ने कवर की है वो कितनी आ गई है 370 मीटर, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। मैं बता दूं ये तीनों क्वेश्चन जो आज आपने इस वीडियो में देखे हैं तीनों ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। तो इसकी आप 2 3 4 बार खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें। इनकी सबसे ज़्यादा उम्मीद है AP में से इन क्वेश्चंस के आने की सबसे ज़्यादा उम्मीद रहती है हमेशा ही। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। AP यहाँ पर आपकी फिनिश होती है। आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।